नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, आज वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 12। ठीक है, जो कि आपका डिस्पोजल वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर क्या देखेंगे आज हम लोग चैप्टर नंबर 12। क्लियर, तो चैप्टर नंबर 12 हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका है चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू बीटी यूपी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और इससे हमको लगता है कि ये फिक्स क्वेश्चन है कि इससे कोई न कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्लियर, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है ना कि इससे क्वेश्चन तो उनको बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके एक होता है ना कि क्राइटेरिया हर चैप्टर से लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन उठा ही लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, चाहे वो कोई एक मेथड आ जाए, चाहे एक पर्टिकुलरली मेथड का अलग अलग टाइप आ जाए, कुछ भी आ सकता है इससे। ठीक है, तो ये आपका जो वहां पर सिलेबस में नाम है इसका नेचुरल मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अपने वेस्ट वाटर में। क्लियर, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे जो हम लोग सीवेज है उसको डिस्पोज कैसे करेंगे। देखिए, डिस्पोज का मतलब यहाँ पे निपटान। ठीक है, निपटान। ठीक है, अब हम लोग कैसे सीवेज को निपटान कर रहे हैं, निपटारा कर रहे हैं कि कहाँ पर ले जाकर उसको प्रवाहित करें, नदी में कि तालाबों में, कि जो है उसको गड्ढे खुदाई करके और उसको लैंड फिलिंग करें। ये सब हम लोग कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे कि उससे कैसे फर्क पड़ता है अगर नदियों में मिलाते हैं, क्या बदलाव होते हैं। सब अलग अलग मेथड है डिस्पोजल करने के। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिस्पोजल कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिस्पोजल के हमारे मेथड हैं। ठीक, डिस्पोजल के मेथड हैं कि हमारा एक है डाइल्यूशन मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड। देखिए, डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे है निपटारा करना। निपटारा करना मीन्स कैसे उसको समापन किया जा सके, कैसे जो हमारा सीवेज निकल रहा है उसको कैसे हम लोग लेकर जाते ही हैं, ट्रांसपोर्टेशन तो करते ही हैं, लेकिन उनको नदियों में प्रवाहित करते हैं कि गड्ढे खुदाई करके उसमें भरते हैं, किस तरह से उसका हम लोग निपटान करते हैं। ठीक है, निपटारा करते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डाइल्यूशन मेथड और डायरेक्ट मेथड, दो मेथड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट डाइल्यूशन मेथड हमारा जो होगा वो रिवर के माध्यम से होगा, दूसरा सी के माध्यम से होगा। ठीक है, और तीसरा जो है लेक या पॉन्ड के माध्यम से होगा। तो तीनों क्या है, डाइल्यूशन मेथड मतलब उसमें डाइल्यूट हो जाता है, मिक्स हो जाता है पानी के साथ। ठीक है, किसके साथ मिक्स हो जाता है, पानी के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा ये। क्लियर, पानी के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा डाइल्यूशन मेथड में। और डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि देखें तो जो है लैगूनिंग। डायरेक्ट मेथड में एक है लैगूनिंग, दूसरा है सीवेज फार्मिंग या फिर इरिगेशन। ठीक है, तो ये दो मेथड अलग हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन मेथडों को देखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा ना वो कोई एक मेथड दे देगा या फिर डायरेक्ट डाइल्यूशन मेथड दे सकता है, बट ज्यादातर कोई एक मेथड उठा के यहाँ से देता है इन सब में से। ठीक है, और यही बस चैप्टर 12 में इतना ही पढ़ना है जो आपको वहां पे दिया हुआ है। अलग अलग सेल प्योरिफिकेशन, डाइल्यूशन, डिस्पोजल, ये सारा चीज यही है। ये मैं एक सिस्टम से पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको पूरा इस तरह से डिस्पोजल में ये सारे अंतर्गत आते हैं ये मेथड, उसमें अलग अलग टॉपिक करके दे रखा है, वही एक ही चीज है। तो चैप्टर नंबर 12 आज हम लोग केवल इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि चैप्टर नंबर 13 नेक्स्ट वीडियो में सीवेज ट्रीटमेंट करके लेकर आए। ठीक है, तो जल्दी से आपका ये 2-3-4 लेक्चर और होने वाला है, वेस्ट वाटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-3 लेक्चर में और। क्लियर, चलिए आगे की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल इन रिवर। ठीक है, डिस्पोजल इन रिवर की अगर हम लोग बात करेंगे, कैसे रिवर में डिस्पोज करेंगे। क्लियर, देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट के पश्चात सीवेज को नदी में निपटान करते हैं। ठीक है, निपटान का मतलब है डिस्पोज करना। ठीक है, हिंदी उसी का। तो निपटान जो है हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रीटमेंट के पश्चात। ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है, अभी हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। जैसे हम लोग वाटर का ट्रीटमेंट कर रहे थे पानी पीने के लिए, उसी प्रकार से हम लोग सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे नदी में प्रवाहित करने के लिए। तो सीवेज ट्रीटमेंट के बाद सीवेज को नदी में निपटान करते हैं, पहले नहीं करेंगे, या उनको बिना ट्रीटमेंट के हम लोग नदी में प्रवाहित ही नहीं करेंगे। ठीक है, निपटान करने के पश्चात नदी में सेल्फ प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया घटित होती है। अब ये क्या होगा, सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रक्रिया, कि आप देखिए नदियों में कितना भी गंदा पानी मिला दीजिए, वो धीरे धीरे जैसे ही नदी आगे पानी बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे क्या करेगा कि हमारा पानी क्या होगा, शुद्ध होता चला जाता है। सेल्फ प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया घटित होने के निम्नलिखित मैकेनिज्म फॉलो किए जाते हैं। तो कौन कौन सी स्टेप इसमें फॉलो करेंगे उस देखिए। जैसे ही हम क्या करेंगे कि पानी को मिलाएंगे, ठीक है,
सॉरी सीवेज को पानी में मिलाएंगे, जैसे सीवेज को हम लोग पानी में मिलाएंगे वैसे क्या होगा, डाइल्यूशन होने लगेगा, उसमें जाकर मिल जाएगा। ठीक है, डाइल्यूशन होगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, करंट या टर्बुलेंस मतलब जो धारा है हमारी वो क्या होगी कि टर्बुलेंट फ्लो होने लगेगा। मतलब देखें तो पहले नदी पानी ऐसे बह रहा था, ठीक है, जैसे आपने यहाँ से साइड से ले जाकर इसमें ना अपना जो सीवेज उसको मिक्स किया तो क्या होगा कि यहाँ पर इस तरह से भंवरे उत्पन्न होने लगेंगे, टर्बुलेंट फ्लो होने लगेगा। उसके बाद कुछ दूर जाते जाते फिर क्या होगा, इसमें जो हमारे ठोस पार्टिकल होंगे, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल कुछ होंगे जो और सबको पता है कि सॉलिड पार्टिकल होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे सेटल होने लगते हैं। क्लियर। और ये पानी पूरा क्या होगा, जो सीवेज होगा नीचे की तरफ पूरा जाने जाता है, मिक्स हो जाता है। उसके बाद हमारा देखिए चौथे स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने लगता है, रिडक्शन होने लगता है। ठीक है, तो जहां पे यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति जो रहती है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगती है। उसके बाद सनलाइट वगैरह पड़ता है तो उससे जो अंदर के बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह जल्दी उसमें मरेंगे। ठीक है, तो ये सारी पूरा प्रोसेस इसमें होता रहता है। ये मैकेनिज्म है जब आप हमारा सेल्फ प्योरिफिकेशन का, समझ रहे हो, पानी को शुद्ध करने का। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ये नदियों में एक फिनोमिना होती है, इसीलिए कुछ भी गंदा पानी में नदी में मिलाइए वो शुद्ध हो ही जाता है थोड़ी दूर जाने के बाद। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से जोन होते हैं हमारे नदी में जब हम लोग सीवेज मिक्स करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से जोन इसमें बनते हैं। देखिए अब ये ग्राफ जो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो इससे समझिए कि ये सैचुरेशन जो है आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका, डिजॉल्व ऑक्सीजन है। क्या है, डिजॉल्व्ड, ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। क्लियर, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ये है आपका। और ये परसेंटेज शो कर रहा है कि यहाँ से 0%, 40%, फिर 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो 100% तक इसमें क्या है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है। मान लो सपोज दैट ये नदी का पानी है और नदी का पानी, ये ग्राफ आप लोग देख रहे हो, ये ग्राफ क्या है ना, ये शो कर रहा है कि नदी के पानी में जब आप सीवेज मिलाओगे तो ये ग्राफ प्रदर्शित होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा जो एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो डिस्टेंस पर टाइम है। ठीक है, कितने समय में कितनी दूरी तक जो है, अगर देखें दूरी कितने टाइम में पर टाइम है। क्लियर, तो कितनी दूरी कितने समय में जो है ये तय करेगी कहाँ तक सीवेज जाएगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। अच्छा, इसमें हमारे अलग अलग जोन बन जाते हैं, कैसे बनेंगे देखिए हम बताते हैं। देखिए जैसे आप सीवेज मिक्स नहीं किए हो, ठीक है, सीवेज इसमें मिक्स नहीं किए हो, मिलाए नहीं हो अभी सीवेज, तो देखिए वहां पर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होगा वो 100% रहता है। 100% इस पॉइंट पर डिजॉल्व ऑक्सीजन रहेगा। जैसे ही आप क्या करोगे कि पाइप लगाकर तुरंत उसमें क्या किया आपने क्या किया, सीवेज को मिक्स किया। जैसे सीवेज को आप मिक्स करोगे वैसे जोन फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। जोन फर्स्ट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या हो रही है, डिक्रीज होने लग रही है ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके जो सीवेज है उसमें क्या ऑक्सीजन था, ज्यादा नहीं था। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं ज्यादा था, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम था। ठीक है, गंदगी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन पानी में कम होने लगेगा। और सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि धीरे धीरे और ज्यादा कम होने लगेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि बहुत ज्यादा कम ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे नदी आगे बहती रहेगी फिर थोड़ी दूर पर थोड़ा दूर आगे बहने के बाद कुछ समय बाद दूरी जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो है फिर से ऑक्सीजन बढ़ने लगेगा इसमें। ठीक है, समझ में आया सभी लोग को। और उसके बाद फिर धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होने लगता है और क्लीन वाटर फिर आगे हो जाता है। तो ये 4 स्टेप में ये पूरा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 स्टेप में जाके क्लीन वाटर से लेकर क्लीन वाटर तक होने में 4 हमारे जोन यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल्स में अभी डिस्कस करेंगे। और ये जोन ऑफ या रिवर आ ही जाता है, पोल्यूशन इन रिवर। ठीक है, तो जरूर आप लोग लिखिएगा। अच्छा, हम लोग यहाँ पर जो फर्स्ट जोन है इसमें अगर बात करें, जोन ऑफ डिग्रेडेशन बोलते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग इसमें इफ्लुएंट हमारा
सीवेज मिक्स किए वैसे ही डिग्रेडेशन होने लगता है। ठीक है, जोन ऑफ एक्टिव कंपोजिशन, तो भैया यहाँ पे क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर इसलिए ज्यादा कम हो रहा है कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन भी होने लगता है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे सॉलिड उसमें होंगे जो कि वो सड़ने लगते हैं बाद में जाकर, नीचे जब पानी में जाते हैं तो वहां पर डिकम्पोजिशन होने लगता है। इसकी वजह से वहां पे और ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए ये ग्राफ आपको देख रहे हो नीचे जा रहा होगा। क्लियर। तीसरे नंबर की हम लोग बात करते हैं जोन ऑफ रिकवरी। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी दूर नदी बहने के बाद धीरे धीरे पानी क्या करता है, फिर से डेवलप करने लगता है और फिर से क्लीन होने स्टार्ट हो जाता है, रिकवरी होने लगती है। और चौथी स्थिति में आकर जोन ऑफ क्लियर वाटर, तो एक क्लीन हमको पानी प्राप्त होता है। क्लियर। तो मैंने इसको 2 बार बता दिया आपको। ठीक है, इसको मैंने 2 बार बता दिया ताकि आप लोग को इसको क्लियर हो जाए। ठीक है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, जोन ऑफ डिग्रेडेशन जो पहला वाला जोन था, ठीक है, इस जोन में सैचुरेशन डिजॉल्व ऑक्सीजन लगभग 60% घट जाता है। ठीक है, क्या होगा, 60% घट जाएगा। इस जोन में जल काला और जो है टर्बाइड हो जाता है, गदलापन हो जाता है। किसका, नदी का। भाई आप उसमें सीवेज मिक्स कर रहे हो तो जिस दौरान मिक्स होता है उस क्षण अगर देखें तो पानी क्या होगा, काला हो जाएगा और उसमें जो है टर्बाइड की फिनोमिना हो जाती, गदलापन हो जाता है। इस जोन के अंत तक जल से शैवाल गायब हो जाते हैं, लेकिन मछलियां सरवाइव कर सकती हैं या जिंदा रह सकती हैं। तो इसीलिए तो पानी हम लोग सीवेज मिलाते हैं उसका ये भी ध्यान रखते हैं कि वहां पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 4 ppm तक है कि नहीं है। ठीक है, अगर 4 ppm से कम है तब हम लोग उसमें उसको शुद्ध करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे ताकि 4 ppm के ऊपर इसमें पानी रहे, इसलिए कि ताकि मछलियों की डेथ ना हो। पता चला कि इसमें ऑक्सीजन की ज्यादा कमी हो गई, मछलियां मरने लगी। ठीक है, क्लियर। तो सवाल वगैरह भी, सवाल मतलब समझ रहे हो, जो एक तरह से देखोगे तो काई टाइप का रहते हैं, वो भी इसमें खत्म होने लगते हैं जब ये हमारा आ, जल सॉरी सीवेज जब इसमें मिक्स किया जाता है जोन फर्स्ट में। ठीक है, जोन सेकंड की हम लोग यहाँ पे बात करें तो जोन ऑफ एक्टिव डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो इस जोन में प्रदूषण अधिकतम होता है। ठीक, अच्छा प्रदूषण कैसे अधिकतम होगा, देखो अभी तो वहां स्टार्टिंग में तो मिक्स हो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जाने के बाद पूरे नदी के पानी में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, जितना दूर तक वो गया रहेगा। ठीक, तो वहां पर क्या होगा, प्रदूषण अधिक हो जाएगा। इस जोन में डिजॉल्व लेवल लगभग 0 तक पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा जैसे यहाँ पे मिक्स कर रहे हो तो भाई नदी बह रही है ऐसे, अब आपने यहाँ मिक्स किया तो क्या ये तुरंत यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा तो उसी लाइन में थोड़ा आगे बढ़ेगा। थोड़ा दूर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ इस सिचुएशन में यहाँ पे खूब अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा सीवेज। ठीक है, और जैसे ही खूब अच्छे से यहाँ मिक्स होगा, यहाँ का जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा, लगभग 0 तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने लगती है। ठीक है, क्लियर। इस जोन में H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर बात करें, और CH4, ठीक है, और CO2 जैसे गैसें उत्पन्न, मतलब मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें उत्पन्न होने लगती हैं तथा जल की सतह पर पपड़ी जमने लगता है। ठीक है, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ये कंडीशंस वहां पे आने लगेंगी। ठीक है, और H2S CH4 इन्हीं सब की वजह से तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, इस जोन में एल्गी और फिशेस दोनों नहीं पाई जाती हैं। तो जब कभी भी देखिए जहां पर एक तो फिक्स हो जाता है कि कहाँ से सीवेज में मिक्स हो रहा है, तो उस थोड़ी दूरी पर जो जोन सेकंड होगा वहां पर मछलियां वगैरह नहीं सरवाइव कर पाती हैं। वो इसलिए कि वहां पर 4 ppm से कम वहां पर हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उस जोन में कभी भी मछलियां पाई नहीं जाती हैं। इसी जोन में डिजॉल्व लेवल लगभग 40% तक रिकवर कर लेता है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या होगा कि यहां से ही स्टार्ट होता है रिकवर करना। जोन ऑफ रिकवरी की हम लोग बात करें जोन थर्ड में, तो इस जोन में डिजॉल्व लेवल संतृप्त सीमा तक पहुंच जाता है और बीओडी की मांग बहुत तेजी से कम होने लगती है। तो भैया बीओडी मैंने बता दिया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मांग क्या होगी, तेजी से कम होने लगेगी। शैवाल और मछलियां पुनः दिखने लगते हैं। तो जैसे भाई फर्स्ट वाले जोन में तो खूब थे शैवाल मछलियां, सेकंड वाले जोन में नहीं रहेंगे, तीसरे वाले में फिर आना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस जोन में नाइट्रेट, सल्फेट
और फास्फेट CO3 डैश दिखने लगते हैं। ठीक है। जोन ऑफ क्लियर वाटर, चौथा स्टेप हम लोग बात करें तो जोन ऑफ क्लियर वाटर, इस जोन में पानी धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो पानी क्या होगा भैया, धीरे धीरे क्या होगा, शुद्ध होने लगेगा चौथे स्टेप में। तो ये 4 स्टेप में जब कभी भी हम रिवर में अपना डिस्पोज करेंगे, ठीक है, निपटान करेंगे, तो ये हमारे 4 फिनोमिना, सॉरी 4, हाँ 4 फिनोमिना इसमें हमको देखने को मिलेगा नदी में। ठीक है। डिस्पोजल इन सी वाटर की बात करें, मतलब कि सी वाटर क्या है भाई, हमारा समुद्र, समुद्र में, ठीक है, समुद्र के पानी में, क्लियर, समुद्र के पानी में, अगर यदि आप समुद्र के पानी में क्या करोगे, मिक्स करोगे अपना सीवेज, तब क्या होगा देखते हैं। तो सी वाटर में जो है रिवर वाटर की तुलना लगभग 20% डिजॉल्व ऑक्सीजन कम पाया जाता है। तो जो हमारे रिवर वाटर होता है, अगर उसकी तुलना की जाए सी वाटर से, तो हमारा देखिए सी वाटर की जो है रिवर वाटर की तुलना में सी वाटर 20% डिजॉल्व ऑक्सीजन कम पाया जाता है। मतलब कि रिवर वाले में ज्यादा रहता है, इससे कम 20% इसमें रहता है। समझ रहे हो। सी वाटर में डाइल्यूशन रिवर वाटर की तुलना में अधिक होता है। तो इसमें क्या होगा भैया, इसलिए सी वाटर में अधिक होता है क्योंकि इसमें ज्यादातर वेव्स देखने को मिलते हैं सी वाटर में, इसलिए यहाँ पर मिक्स हो जाता है अच्छे से। ठीक है। और सी वाटर में डिस्पोजल करने पर अधिक स्लजेस और गैसों का निर्माण होता है, जिससे स्लज बैंक कहते हैं। अच्छा, ये कैसे इसमें होगा, क्यों, देखिए जब आप मिक्स करोगे तो ज्यादा उसमें डाइल्यूशन होगा, और जब डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो कुछ उसमें और भी ऐसे एलिमेंट पाए जाएंगे, कुछ हो सकता है और कुछ गैसेस पाई जाती हो पानी में, उसमें कुछ मिले, तो इसकी वजह से उसमें ज्यादा हम लोग स्लजेस का निर्माण होने लगता है। ठीक है, जिसे हम स्लज बैंक कहते हैं। सी वाटर में डिस्पोजल ज्वार भाटा के समय नहीं करना चाहिए। तो जब समुद्र में अगर देखिए ज्वार भाटा जब होते हैं तो उस समय ये नहीं करना चाहिए, इसलिए कि भाई जाहिर सी बात है, CH4 मान लो मेथेन वगैरह क्या है, ये तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, पता चला पूरे समुद्र में ही आग जल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, तब वहां पे हम लोग नहीं इसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है। सी वाटर में डिस्पोजल कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पर तथा वाटर लेवल के 3 से 5 मीटर की गहराई में करना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जहां से आप मिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको ले जाकर 15 किलोमीटर की दूरी पर अंदर की तरफ वहां पर डिस्पोज करिए, और एक नीचे लेवल पर मतलब 3 से 5 मीटर गहराई पे करना चाहिए। क्लियर। ये काफी महंगा अगर देखें तो तरीका है, बट इसको जल्दी कोई अपनाता नहीं, हो सकता है मुंबई वगैरह में कहीं पर अपनाए हो जहां कोस्टल एरिया है। ठीक है। तीसरे स्टेप में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिस्पोजल इन लेक या पॉन्ड। लेक पॉन्ड मतलब क्या है भैया, तालाब है, और तालाब सभी के गांव में होगा जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, पोखरा जिसको बोलते हैं काफी लोग। क्लियर। अब हम लोग इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, यदि हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहां पर देखिए हमारा सॉरी लेक एंड पॉन्ड, तो लेक एंड पॉन्ड वाटर जो है सीमित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो पानी है ना, वो एकदम सीमित अवस्था में रहता है। ठीक है, ये क्या है, एकदम सीमित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए रिवर डिस्पोजल की तुलना में लेक डिस्पोजल अधिक खतरनाक होता है। समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक सीमित अवस्था में रहता है। ठीक। और जब आप इसमें कोई भी सीवेज मिक्स करोगे ना, तो लेक डिस्पोजल ज्यादा खतरनाक रहेगा, क्योंकि उसमें गैसेस वगैरह ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए कि भाई जाहिर सी बात है, पानी जब बह नहीं रहा है तो कहाँ से वो शुद्ध होगा। ठीक है। फास्फोरस और इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक, ठीक है, फास्फोरस इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक सीवर में उपस्थित होते हैं, जो लेक वाटर के क्वालिटी को गंभीरता पूर्वक प्रभावित करते हैं। इसलिए फास्फोरस को प्राथमिक प्रदूषक लेक के लिए की तरह माना जाता है। ठीक है। इसलिए देखिए, अगर फास्फोरस अगर रहेगा तो वो ज्यादा हानिकारक रहेगा, इसकी वजह से ये सब नदी में नहीं मिलाते हैं। अब नदी में तो जाहिर सी बात है गांव वगैरह का पानी जाता है, लेकिन वहां पर कौन सा बहुत ज्यादा गंदगी तो नहीं रहती है। ठीक है, ऐसे पानी बहता रहता है वहां पर देखें तो। क्लियर। तो ये लेक वाला उतना देखें तो यूज नहीं किया जाता, इस तरह का प्रयोग बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, डिस्पोज करते हैं। चलिए,
अब हम लोग देखते हैं यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक। ठीक है, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक क्या चीज है भाई? ये इस तरह से टर्म आ जाता है आपको एग्जाम में लिखने के लिए कभी कभी। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या है? तो यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है। नेचुरल प्रोसेस होता है कैसे? जिसके अंतर्गत एल्गी, एल्गी का मतलब समझ रहे हो, जो काई वगैरह होती है, और सिल्ट उपस्थित होते हैं, तथा पोषक तत्वों सी मतलब कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस के साइकिल प्रोसेस के पश्चात यह अधिक प्रोडक्टिव और गहराई स्लोअर हो जाता है। ठीक है, स्लोअर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो राख के विघटन से फास्फोरस प्राप्त होता है, और फास्फोरस की अधिकता से यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये जो राख होता है ना भाई, जहां पर नदी वगैरह, लेक वगैरह होंगे, झील वगैरह, ठीक है, और जहां पर झील वगैरह होंगे, वहां पर राख वगैरह होंगे, तो उनमें क्या होगा? फास्फोरस होता है। उस फास्फोरस की वजह से क्या होगा? अधिकता की वजह से यूट्रोफिकेशन प्रक्रिया क्या होगा? तेज हो जाता है। जब एक बार फास्फोरस लेग में मिक्स हो जाता है तो लाइम मिलाकर इसे हटाया जा सकता है। तो यदि कहीं पर वो मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग लाइम डालकर उसको दूर भी कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन को अवॉइड करने के लिए सीवेज को लेक में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी लेक में हम लोग डिस्पोज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यूट्रोफिकेशन का मतलब ही यही है यहाँ पर कि जो जैसे कुछ लोग लेक वगैरह में कर देते हैं, अब वहां पे किसकी वजह से? फास्फोरस वगैरह रहता है, उससे क्या होगा? नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन में वहां पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्पोज नहीं करते हैं। ठीक है, लैगूनिंग एंड सीवेज पॉइंट की सॉरी डायरेक्ट मेथड में है ये। ठीक है, अभी तक हम लोग कौन सा मेथड देख रहे थे? डाइल्यूशन मेथड देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या? डायरेक्ट मेथड देखेंगे। उसमें दो मेथड है। ठीक है, पहला है आपका इसमें लैगूनिंग या सीवेज पॉन्ड। इस विधि में शहर या कस्बे से दूर निचले खुले क्षेत्र में गड्ढा खोदकर सीवेज भर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? लैगूनिंग या सीवेज पॉन्ड में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? गड्ढा खोद कर उसमें क्या करेंगे? सीवेज को भर देंगे। लगभग 1 से 3 महीने तक गड्ढे में रहने दिया जाता है। इस अवधि में सीवेज का कुछ भाग वाष्पीकृत हो जाता है, तथा सीवेज के कुछ भाग जमीन के अंदर रिसाव हो जाता है। तो रिस कर इन्फिल्ट्रेशन की तरह वो क्या करेंगे? नीचे चले जाते हैं। यह विधि उस समय संतोषजनक नहीं होता है जिस समय वर्षा की तीव्रता बहुत अधिक होती है। ठीक है, एक तरह से इसको अगर कहें, हम लोग लैगूनिंग को कह भी सकते हैं कि ये जो है लैंड हमारा देखें तो लैंड फिलिंग की तरह। ठीक है, लैंड फिलिंग की तरह, लैंड फिलिंग भी इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि लैंड में जो हम लोग फिल करते हैं, ठीक है, सीवेज, और उसको फिर क्या करते हैं? ऊपर से ढक कर छोड़ देते हैं। देखिए, संतोषजनक इसलिए यह विधि नहीं है क्योंकि ये देखें तो काफी तीव्रता अधिक, मतलब बदबू करेगा। अब अगर उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं से ओपन रहेगा तो बदबू करने लगेगा, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है, बट ये ज्यादातर गाँव वगैरह में अपनाई जाती है। ठीक है, चलिए, सीवेज फार्मिंग इरिगेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सीवेज फार्मिंग इरिगेशन। तो जिसमें सीवेज में N2P2O5 मतलब फास्फेट के मतलब पोटेशियम आदि उपजाऊ तत्व होते हैं। सीवेज फार्मिंग नहर की खेती की तुलना में 30% अधिक उपजाऊ होता है। ठीक है, सीवेज फार्मिंग क्या हो भाई? देखिए, ये ज्यादातर इसमें क्या है कि इनको सप्लाई किया जा सकता है जहां पर खेती वगैरह की जाती हो। ठीक है, नहर के माध्यम से। क्लियर? सीवेज की खेती के लिए सॉइल समृद्ध, दोमट और बलुमय होना चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सीवेज आप किसी भी मिट्टी में मिला देंगे, नहीं। उसमें ये भी है कि आप दोमट मिट्टी या बालू में मिट्टी में होना चाहिए, तभी जाकर ये सीवेज अच्छे से मिक्स होगा। क्लियर? सीवेज लगातार एक ही क्षेत्र में नहीं डालना चाहिए, अन्यथा मृदा सीवेज अपीड़न मतलब सीवेज सीकनेस से ग्रस्त हो जाती है। अगर एक ही जगह पर आप ज्यादा डाल रहे हो, हर साल वहीं पर ले जाकर डाल रहे हो, उससे भी क्या हो सकता है? आपको नुकसान हो सकता है, सीवेज सीकनेस से वो ग्रस्त हो जाएगा। सीवेज सीकनेस क्या है? अगर सीवेज सीकनेस की बात करें, सीकनेस मतलब बीमारी। ठीक है, सीकनेस का मतलब क्या है? बीमारी। तो जब किसी भूमि पर या खेत में सीवेज लगातार छोड़ा जाता है तो मिट्टी के रंध्रों में सीवेज की अशुद्धियां और चिपचिपे पदार्थ भर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें बार बार नहीं मिलाते हैं, थोड़ा दूरी, थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं हम लोग? दूरी बनाकर रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। दूरी मतलब कि एक एक दो दो साल पर हम लोग बाद में उसमें तब मिक्स करेंगे, हमेशा नहीं मिक्स करते रहेंगे। ठीक है, जिसके कारण वायु उन रंध्रों में सुचारू रूप से संचारित नहीं हो पाता है, और जिससे एरोबिक डिकम्पोजिशन की जगह
एनारोबिक डिकम्पोजिशन कार्य करने लगता है। अब कहेंगे सर एरोबिक डिकम्पोजिशन और एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखिए, एरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब है कि जब जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी देखें तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी सीवेज क्या करता है? डिकम्पोज होता हो। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भी सीवेज डिकम्पोज होगा तो हमारा वो कहा जाएगा एरोबिक डिकम्पोजिशन। यदि एनारोबिक में क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी, जैसे सेप्टिक टैंक में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहती है, तो वहां पर जब कोई डिकम्पोजिशन होगा तो वो हमारा कहा जाएगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक मतलब एन लगा हुआ है, इससे हमें सटीक बता रहा हूं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। एरोबिक है तो इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो सकती है, हो सकती क्या होगी ही। ठीक है, अगर बाहर कोई चीज फेंक दे रहे हो, कोई भी कचरा कूड़ा फेंके हो, अगर वो सड़ रहा है, ठीक है, केला का छिलका बाहर आप फेंक दीजिए और वो सड़ रहा है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में है, इसका मतलब क्या है? वो एरोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। क्लियर? और यदि उसी केले को छिलके को ले आकर आप घर में पैक कर दीजिए, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो, ठीक है, और पैक कर दीजिए, उसके बाद तब वो सड़े, तो कहा जाएगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन। समझ में आ गया एरोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? क्लियर? अपने से भी लिख सकते हो आप कि ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, तो एनारोबिक कार्य करने लगता है जिससे CH4H2S और CO2 जैसी खतरनाक गैसें उत्पन्न होने लगती है। तो एनारोबिक, ठीक है, एनारोबिक जब होगा जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थित नहीं है, वहां पर मीथेन गैस जरूर क्रिएट होगा, बनने लगेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सारी चीजें एक विषैली गैसें बनने लगती है। ठीक है, जो मृदा की उपज को कम कर देती हैं और साथ साथ ही वातावरण में दुर्गंध फैला देती हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको सीवेज फार्मिंग में यूज तो करते हैं, बट बार बार नहीं मिक्स करते हैं, और इसमें क्या होगा? सीवेज सीकने से ग्रस्त हो जाता है। और सीवेज सीकने क्या होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर? आई होप कि ये एकदम समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एकदम समझ में आ चुका होगा। अच्छा, ये आपका कांस्टेंट तो नहीं देखना है इसमें। क्लियर? चलिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज आ गया है, तो अब हम लोग जो है इतना इसमें देखना है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं देखना है। और बुक में देखेंगे तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। आप जितना मैंने बताया अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इतना आप लिख सकते हैं कैसे डिस्पोज उसको करते हैं। लेकिन याद रहे कि डिस्पोज करने से पहले हमको ट्रीटमेंट जरूर करना है, और हम अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो ट्रीटमेंट ही पढ़ेंगे। क्लियर? क्या पढ़ेंगे? ट्रीटमेंट ही पढ़ेंगे। तो भैया आप बैक टू बैक हम सभी लेक्चर्स दे रहे हैं, और जैसे ये हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, दो तीन लेक्चर्स में आपका ये वेस्ट वाटर कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, 2-3 दिन में सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विथ सोल्यूशन पेपर हम करा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक साथ 4-4 वीडियो अपलोड करेंगे और कंप्लीट हो जाएगा।